हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डाटा इंटरप्रिटेशन वैसे तो स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है, कुछ लोग इसको टाइम कंज्यूमिंग बोलते हैं, जबकि मेरे हिसाब से सबसे आसान टॉपिक है। और अगर हम एग्जाम में इसके वेटेज की बात करें तो प्री के पेपर में एसएससी सीजीएल में 3 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डाटा इंटरप्रिटेशन से, कि 3 सवाल आपको, और किसी किसी पेपर में आपको 4 सवाल देखने को मिलते हैं। 3 से 4 सवाल आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के प्री के पेपर में देखने को मिलते हैं। अगर हम मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें मेंस में, तो मेंस में या तो अगर एक डीआई आएगी तो आपको 5 सवाल देखने को मिलेंगे, लेकिन कभी कभी किसी मेंस के पेपर में 2-2 डीआई भी आ जाती है, तो आपको 10 सवाल भी डाटा इंटरप्रिटेशन से देखने को मिलते हैं। बहुत सारे मेंटर, या मैं कहूँगा 99% मेंटर्स डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं पढ़ाते, उनकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो तो मेरी दरिया दिली है कि मैं आपको ये टॉपिक करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 2016 से पहले डाटा इंटरप्रिटेशन का एसएससी सीजीएल में लेवल बहुत ज़्यादा लो लेवल का था। इवन 4वीं या 5वीं क्लास का बच्चा जिसको नंबर्स की नॉलेज है, वो डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता था। लेकिन अभी क्या है कि 1-2 सालों से डाटा इंटरप्रिटेशन का लेवल काफ़ी उठाया गया है। अगर मैं बात करूं तो बैंकिंग के पेपर में यस एसबीआई पीओ में, या अगर आप आईबीपीएस पीओ में बात करें, उनके मेंस के पेपर में जो डीआई होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की होती है, उतना आप एसएससी सीजीएल के पेपर में एक्सपेक्ट नहीं करते हो। इवन मेंस के पेपर में बैंकिंग में क्या होता है कि जो अर्थमेटिक होता है, जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, इनको भी डाटा इंटरप्रिटेशन की फॉर्म में बड़ी बड़ी लैंग्वेज के साथ और डाटास में डाल के आपको दिया जाता है। एसएससी सीजीएल में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सिंपल सी आपको डीआई दी जाती है, आपको उसको सॉल्व करना होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो ये दिमाग में रखते हैं कि मैं 1000 डीआई लगा लूंगा तो मुझे डीआई समझ में आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1000 डीआई लगाने का कोई फायदा नहीं है, और आप एक भी डीआई ना करें इसका भी कोई फायदा नहीं है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है, या तो उनकी कैलकुलेशन अच्छी है या उनकी अर्थमेटिक मैथ अच्छी है, तो अगर वो एक सिंगल डीआई भी सॉल्व ना करें तो भी वो फुल स्कोर कर लेंगे विद इन टाइम लिमिट में। लेकिन आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा वीक है, आपने अर्थमेटिक मैथ अच्छे से नहीं पढ़ रखी, आपको उसके फंडामेंटल नहीं आते, तो आप डीआई पेपर में नहीं कर पाएंगे। क्योंकि डीआई सॉल्व करने के लिए आपको 2 चीजें आना बहुत जरूरी है। एक तो आपको कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। वैसे हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए और भी बहुत सारे टूल यूज करेंगे। मैं आपको डिजिटल सम का कंसेप्ट बताऊंगा, मैं आपको यूनिट डिजिट का कंसेप्ट बताऊंगा, मैं आपको डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट बताऊंगा, मैं आपको अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट बताऊंगा। आप डीआई में कैलकुलेशन यूज करने के लिए आप 4 चीजें यूज करोगे। एक तो हम डिजिटल सम यूज करेंगे, एक हम यूनिट डिजिट यूज करेंगे, दूसरी बात हम डिविजिबिलिटी यूज करेंगे कि नंबर, हम पॉसिबिलिटी हटाएंगे कि ये नंबर डिविजिबल नहीं हो रहा है तो हम ये आंसर नहीं ले सकते उस हिसाब से, और चौथा हम अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। तो ये 4 टूल आपको यूज करने होते हैं अपने डीआई की कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। आपको पूरा पहली दूसरी क्लास की तरह एकदम बच्चे की तरह पूरा कैलकुलेट नहीं करना होता चीजों को, मतलब आपको केवल आंसर से। दूसरी बात कि जो आपने अर्थमेटिक में सिंपल सी चीजें पढ़ी, आपने परसेंटेज पढ़ा, आपने रेशियो पढ़ा, आपने एवरेज पढ़ा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, ये 4 टॉपिक को अच्छी तरीके से, जिस स्टूडेंट को इन 4 टॉपिक्स का बेसिक्स पता है, वो डीआई को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेगा। परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस और ये आपका एवरेज, ठीक है। आपको सीधा पता होना चाहिए वेटेड एवरेज का कंसेप्ट, आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन टू परसेंटेज, आपको रेशियो के साथ बहुत अच्छी तरीके से प्ले करना आना चाहिए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 1000 डीआई लगा लेंगे तो आपको डीआई आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप सिंगल एक डीआई सॉल्व ना करो, आपका अर्थमेटिक मैथ और कैलकुलेशन, आपका थोड़ा आईक्यू लेवल अच्छा है, आप क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर लोगे, ठीक है। डीआई से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको जितनी डीआई कराऊंगा ये मोर देन सफिशिएंट है, और डीआई का कोई अंत नहीं है, ठीक है। मैं आपको कराता जाऊं आप करते जाओ, उसको कोई फायदा नहीं होने वाला। आप एक डीआई पढ़कर भी उतनी चीज समझ सकते हो जितनी आप 20 डीआई पढ़ के समझोगे, ठीक है। तो डीआई एक सेल्फ प्रैक्टिस वाली चीज है।
बहुत सारे या इसमें जैसे ज्योमेट्री की तरह कोई थ्योरम, कोई डेरिवेशन, कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, ना कोई थ्योरम है, ना कोई डेरिवेशन है, ना कोई फॉर्मूला, कुछ भी इसमें नहीं है कि मैं आपको अलग से कोई इसके शॉर्टकट वगैरह कुछ बताऊंगा। ठीक है, शॉर्टकट्स में बताऊंगा, लेकिन कोई फॉर्मूला वगैरह ऐसी कोई चीजें जादू नहीं बताने वाला हूं मैं आपको। चलिए, आपको जो फोकस है दो ही चीजों पे, अपनी कैलकुलेशन पे और दूसरा अर्थमेटिक मैथ पे होना चाहिए। तो सबसे पहले जो मैं आपके सामने डीआई डिस्कस करने वाला हूं वो है पाई चार्ट। हम आपके सामने सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या है कि प्री के पेपर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो पाई चार्ट से बनते हैं। पाई चार्ट के क्वेश्चन रिलेटिवली आसान होते हैं अदर डीआई के कंपैरिजन में। अगर आपके पेपर में पाई चार्ट फंस जाए तो आप शुक्र मनाइए, क्योंकि पाई चार्ट के क्वेश्चन आसान होते हैं। पाई चार्ट का एक्चुअली में मतलब क्या है? पाई चार्ट का एक्चुअली में मतलब होता है, और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी भी डीआई प्रीवियस ईयर रिपीट नहीं होती है। आज तक कभी भी किसी भी पेपर में डीआई प्रीवियस ईयर रिपीट नहीं होती है। डीआई हमेशा नई बनाकर ही आपके एग्जाम में दी जाएगी। तो हम जो यहाँ पे डीआई वैसे तो हम प्रीवियस ईयर करेंगे, लेकिन ये एज इट इज पेपर में नहीं आने वाली। कुछ आपको डिफरेंट नए क्वेश्चन के साथ और नए डाटा के साथ ही देखने को मिलेगा, और डाटा लगभग कुछ ये एक्चुअल भी होते हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान से समझेंगे कि पाई चार्ट है क्या और हम ऐसे उस पर कैसे क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो पाई चार्ट पर कुछ भी नहीं होता, हम जो है डाटा को एक सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हम डाटा को एक सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि सर्कल का सेंटर हो गया और मैंने यहां पे इस तरीके से डिवाइड कर दिया, हमने यहां पे इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया। क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो देखिए, मैं आपके सामने डीआई का जस्ट मैं एक डाटा सिंपल सा बना दे रहा हूं कि सपोज आप 100 रुपए का सामान खरीद के लाए, 10 रुपए का आपने ये खरीदा, 40 का आपने ये खरीदा, 20 का आपने ये खरीदा, 60 रुपए खर्च हो गए, फिर आपने 15 का ये खरीदा, आपके कितने रुपए खर्च हो गए? 75 रुपए खर्च हो गए। फिर 10 रुपए का आपने ये खरीदा, कितने रुपए खर्च हो गए? 85 रुपए। फिर 15 रुपए आपके यहाँ पे। ठीक, आप मार्केट गए, 100 रुपए का सामान खरीद के लाए, देखिए 100 रुपए बोलूं या 100%, एक ही बात है। 40 20 60, 60 प्लस 15 75, 10 85 प्लस 15 100। तो आपने टोटल 100 रुपए खर्च किए। अगर मैं परसेंटेज में कहूंगा, या तो ये क्या है एक्चुअल डाटा, 40 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए आपको एक्चुअल डाटा में दिया जा सकता है। कभी कभी आपको परसेंटेज में भी दिया जाएगा कि टोटल अमाउंट का 40% खर्च किया, 20% यहां पर खर्च किया, 15% यहां पर खर्च किया, 10% यहां पर खर्च किया, 15% यहां पर खर्च किया। तो एक्चुअल डाटा भी दिया जा सकता है, आपको परसेंटेज में भी दिया जा सकता है, आपको ये बात रेशियो में भी दी जा सकती है। मेरे बस यहां पे आपको समझाने का एक ही पर्पस था कि एक वर्ड यहां पर यूज होता है सेंट्रल एंगल। या उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये टोटल डाटा जो डीआई में या पाई चार्ट में आपको दिया जा रहा है, टोटल डाटा एक्चुअली है कितना? 100%। ये टोटल डाटा एक्चुअली है कितना? 100%, 100%। ये टोटल डाटा एक्चुअली है कितना? 100%। इस पाई चार्ट में जो है टोटल इनका सम करके कितना आ रहा है? 100%। एक वर्ड होता है सेंट्रल एंगल या केंद्रीय कोण। सेंट्रल एंगल या केंद्रीय कोण, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो नॉर्मली डीआई में मिल ही जाता है आपको सेंट्रल एंगल से। सेंट्रल एंगल या फिर केंद्रीय कोण। सेंट्रल एंगल क्या? सेंट्रल एंगल का मतलब यह है कि जैसे सपोज आपने यहाँ पे 40% खर्च किया, तो ये जो 40% है, तो 40% वाला ये जो हिस्सा है, सेंटर पे ये जो एंगल बना रहा है, ये कितने डिग्री का है? बस ये कहने का मतलब है। अब जरा भैया मुझे ये बताओ मेरे कि ये तुम्हारा पाई चार्ट है। अगर मैं कंप्लीट डाटा द्वारा सेंटर पे बने हुए एंगल की बात करूं, तो कंप्लीट डाटा द्वारा सेंटर के एंगल पे कितने एंगल बनेगा? 360 डिग्री, 360 डिग्री। क्लियर है? 360 डिग्री। ये कंप्लीट डाटा जो सर्कल में इस पाई चार्ट के अंदर दिखाया गया, ये अपने आप में 100% है। और एक कंप्लीट डाटा इस सर्कल के सेंटर पर कितना टोटल एंगल बनाता है? 360 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि 100% की जो वैल्यू है वो 360 डिग्री के इक्वल है। 100% के लिए 360 डिग्री के इक्वल है। तो हम यहां से ये कहेंगे कि 1% की वैल्यू 3.6 डिग्री के इक्वल है। 1% की जो वैल्यू है भैया वो कितने के इक्वल आ गई? वो 3.6 डिग्री के इक्वल आ गई। बोले कोई दिक्कत है?
1% की वैल्यू अगर 3.6 डिग्री के इक्वल आ गई तो अगर मुझे 40% द्वारा जो ये सेंट्रल पे एंगल बन रहा है ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 3.6 यानी कि कितना 144 डिग्री 144 डिग्री, ठीक है ना। 36 चौका कितना हो जाएगा 144। बोलो यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है इसमें? सिंपल सा था। अगर मैं कंप्लीट एंगल की बात करूंगा, कंप्लीट सेंट्रल एंगल की, तो कितना है 360 डिग्री। कंप्लीट डाटा अपने आप में 100% है तो 100% 360 डिग्री के 1% 3.6 डिग्री के, मतलब अगर आपको परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कुछ भी नहीं करना है, आपको 3.6 से मल्टीप्लाई कर देना। 3.6 डिग्री से आपसे कोई भी सेंट्रल एंगल यहां पे पूछा जा सकता था। इसके अलावा परसेंटेज रेशियो ये मैं आपको बहुत डिटेल में करवा चुका हूं। मैंने 500 इस पे सवाल कराए, बहुत अथाह मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है। डीआई क्या है कि इन सभी जो मैं आपने चीजें पढ़ी उनका एप्लीकेशन है, ठीक। जैसे मैं बहुत सिंपल से क्वेश्चन से पिक करूंगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ओके, चीजें इसमें क्वेश्चन के थ्रू ही समझाई जाती हैं। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द ब्रेकअप ऑफ, सबसे पहले आपके सामने डीआई आए तो दिमाग को शांत रखिए, बिल्कुल भी घबराइए मत, क्योंकि घबराओगे तो कैलकुलेशन गलत होगी और फ्री का नंबर हाथ से जाएगा। आपको ये जो बात डीआई होगा, डीआई आपके सामने हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है। चलिए, और एक बात और समझ लीजिए कि यहां पे जो आपको डायरेक्शन है आपको तुरंत सेकंड भर में 2-3 सेकंड के अंदर पढ़ने। दिस पाई चार्ट शोज द ब्रेकअप ऑफ नंबर ऑफ आवर्स ऑफ टीचिंग वेरियस सब्जेक्ट एट एन इंस्टीट्यूट ऑफ बाय मिस्टर राघव, ठीक है। मिस्टर राघव हैं तो नीचे देखे व्रत चित्र में, व्रत चित्र बोलते हैं पाई चार्ट को, श्री राघव द्वारा किसी संस्थान में विभिन्न विषयों को पढ़ाने के घंटों की संख्या को दर्शाया गया है। तो राघव जी है वो टीचर है मेरी तरह, वो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, वो अर्थमेटिक पढ़ाते हैं, ये भी मैथ के टीचर है, अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ, डाटा सफिशिएंटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इस तरीके से वो पढ़ाते हैं। तो ये क्या दिखाया गया? परसेंटेज ब्रेकअप दिखाया गया। क्या दिखाया गया? ये परसेंटेज ब्रेकअप, मतलब आदमी 24 घंटे में से अगर सपोज 10 घंटे पढ़ा रहा है तो 10 घंटे मतलब क्या, वो 100% है। अगर आदमी 24 घंटे में से दिन में 10 घंटे पढ़ा रहा है तो 100% है। लेकिन हो सकता है कि 10 घंटे में उसने 5 घंटे मैथ, एडवांस मैथ पढ़ा है, 5 घंटे अर्थमेटिक पढ़ा है, तो उसने एडवांस मैथ कितने समय के लिए? 50%। अर्थमेटिक भी कितने समय के लिए पढ़ा है? उसने 50%। सही है ना। तो इसी तरीके से जो भी उसने सब्जेक्ट पढ़ा है उसका परसेंटेज ब्रेकअप यहाँ पे दिखाया गया है। टोटल जो उसने पढ़ाया है वो कितना पढ़ाया है ये क्वेश्चन में नहीं बोला गया है यहाँ पे, अभी तक केवल इतना सा बताइए परसेंटेज ब्रेकअप है। अब ये क्वेश्चन का यहाँ पे गाइडेंस दे देगा, गाइडेंस के बाद आपके सामने आएगा क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये डाटा आपको यूज करना है। देखिए सवाल देखते हैं, यदि श्री राघव कुल 500 घंटे पढ़ाते हैं, श्री राघव ने कुल 500 घंटे पढ़ाए, तो एक्चुअली में ये डाटा है कितना? 100%। श्री राघव ने 100% अगर पढ़ाया तो 100% के लिए क्वेश्चन में 500 घंटे बताएगी, 500 आवर्स, 500 आवर्स। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 घंटे। 1% की वैल्यू 5 घंटे, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जो डाटा यहाँ पे 500 घंटे, कुल 500 घंटे पढ़ाते हैं, हो सकता है कि अगले क्वेश्चन में बोल दे वो कुल 600 घंटे पढ़ाते हैं। तो हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग स्टेटमेंट भी बोला जा सकता है, याद रखना। तो श्री राघव जी ने कुल 500 घंटे पढ़ाया तो 100% के लिए 500 आवर्स, 1% के लिए 5 घंटा। पूछा क्या? What the difference in number of hours teaching algebra and modern math? तो algebra और modern math जो पढ़ा रहे हैं उनके बीच में जो number of hours है उनका डिफरेंस क्या है? algebra कितने समय पढ़ा रहे हैं? 9%। और modern maths बोला है, modern maths कितना पढ़ा रहे हैं भैया? 4%। modern maths कितने समय पढ़ा है उन्होंने? 4%। तो algebra और modern maths के बीच में डिफरेंस कितने का है? 5%। दिमाग में करिए 5%, अगर 1% के लिए 5 घंटे तो 5% के लिए 25 घंटे। सी ऑप्शन आ गया। आप ऐसे मत निकालने लगना कि 1% के लिए 5 है तो 9 की 45 होगी, 4 की 20 होगी, 45 माइनस 20 घटा रहे, नहीं। मुझे डिफरेंस पूछा है तो मैं सीधा डिफरेंस पर ही फोकस करूंगा कि बेटा 9 और 4, 5%, 1% के लिए 5 तो 5% की 25, खत्म। अगला सवाल देखेंगे। ओके, श्री राघव ज्यामिति को 36 घंटे पढ़ाते हैं, तो श्री राघव ज्यामिति कितना पढ़ा रहे हैं? 6%। तो क्वेश्चन में 6% की वैल्यू 36 घंटे दे दी, तो 6% 36 आवर्स के बराबर हो गया। ये आपको लिखना नहीं, दिमाग में ही करना था। यदि अनुपात पढ़ाने में लगने वाले घंटे अंकगणित में लगने वाले घंटों का 1/4 भाग है,
अब अर्थमेटिक में कितने घंटे लग रहे हैं? 46% टोटल। अगर अर्थमेटिक में पढ़ाने में 40% समय लग रहा है तो अनुपात पढ़ाने में जो समय लग रहा है वो अर्थमेटिक में लगने वाले समय का 1/4 यानी कि 46/4% है। बोलो इतना है कि नहीं? ठीक है ना। टाइम टेकन इन टीचिंग रेशियो कंस्टिट्यूट 1/4 ऑफ द टाइम फॉर अर्थमेटिक। टोटल अर्थमेटिक का 1/4 टाइम अनुपात पढ़ाने में लग रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन फॉर हाउ मच टाइम डिड ही टीच द टॉपिक ऑफ रेशियो, तो उन्होंने रेशियो टॉपिक कितने समय पढ़ाया। देखिए मुझसे 6% के लिए 36 दी, इतने परसेंट के लिए पूछिए। अगर 6% 36 घंटे के बराबर तो 1% 6 घंटे के बराबर, तो 46/4% कितने घंटे के बराबर? बस इतना ही तो था। 2 से 23 और 2 3 6 23 69 69 आवर्स। 69 आवर्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल में कुछ भी दम नहीं था। दोनों सवाल आप विद इन 20 सेकेंड बना सकते थे। ठीक है। ये प्री लेवल की मैं पाई चार्ट की बात कर रहा हूं, ये प्री लेवल की डीआई है अभी। ऐसा नहीं कि मेंस में इससे ज्यादा टफ है, मेंस में भी यही लेवल रहता है। ठीक, चलिए आगे क्या बोला है। इफ डाटा इंटरप्रिटेशन एंड मॉडर्न मैथ्स वर टॉट फॉर ए कंबाइंड टाइम ऑफ 96 आवर्स। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि डाटा इंटरप्रिटेशन और मॉडर्न मैथ टोटल मिला के 96 आवर्स पढ़ाए गए तो डाटा इंटरप्रिटेशन कितना? 8%, मॉडर्न मैथ 4%, तो टोटल डाटा इंटरप्रिटेशन मॉडर्न मैथ में समय कितना लगा? 12%। तो 12% की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 96 आवर्स। ये माइंड में लिखना था। फॉर हाउ मच टाइम वर नंबर सिस्टम एंड ज्योमेट्री टॉट, तो नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री कितने घंटे पढ़ाए गए? भैया नंबर सिस्टम कितना पढ़ाएगा? 23%, ज्योमेट्री कितना बढ़ा गया? 6%, तो नंबर सिस्टम 23, ज्योमेट्री 6, टोटल समय कितना लगा? 29%। 29%। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक किसी भी स्टूडेंट को? ठीक है। अगर 12% के लिए 96 है तो 1% की वैल्यू 8 होगी, तो 29% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 29 × 8, तो 9 8 72, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। केवल एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 है, यही आंसर है, डी ऑप्शन। क्लियर, खत्म सवाल। इससे ज्यादा आपको सोचना नहीं था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सवाल बहुत सरल है। देखिए एक सवाल जरूर थोड़ा सा वो ट्रिकी देते हैं, यहां पर यही हाईएस्ट लिमिट है। देखिए, ए न्यू टॉपिक नेम्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड। एक नया टॉपिक समस्या समाधान और इंट्रोड्यूस किया गया। And it was decided that 10% time of all topics except arithmetic will be devoted to it. और ये डिसाइड किया गया कि अर्थमेटिक के अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका 10% टाइम कट करके प्रॉब्लम सॉल्विंग को सब्जेक्ट को दे दिया जाएगा। ठीक है। What will be the central angle made by problem solving in new pie chart? तो नए पाई चार्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेंट्रल एंगल क्या होगा, ये पूछा। देखिए सरल सवाल। आप देखिए नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब टोटल तो 100% इस प्रॉब्लम सॉल्विंग को कहां घुसाएंगे? तो साफ साफ बोल दिया कि अर्थमेटिक को छोड़ के, अर्थमेटिक नहीं हटाओ, अर्थमेटिक को छोड़ के जो भी आपके बचे कुछ सब्जेक्ट का टोटल टाइम है, अर्थमेटिक कितना है? 46%, तो बाकी बचे कुछ सब्जेक्ट कितने हैं? 54%। बाकी बचे कुछ सब्जेक्ट क्या है? 54%। तो इस 54% सेंट्रल एंगल, सॉरी टोटल कितना? 54%। 54% का भी 10% यानी कि 5.4%। 5.4% ऑफ टोटल टाइम किसको दे दिया जाएगा? आपका नए पाई चार्ट में 5.4% किसके लिए हमने दे दिया? डिवोट कर दिया प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग नए पाई चार्ट में सेंट्रल एंगल कितना बनाएगा? टोटल हमने 100% टाइम में से 5.4% प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए दे दिया। मैंने अभी अभी आपको बताया कि 100% 360 डिग्री के बराबर, तो 1% 3.6 डिग्री के बराबर। आपसे पूछा कि सेंट्रल एंगल कितना बनेगा। मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे इस परसेंटेज को बस एंगल में कन्वर्ट करना है। तो कुछ करना था क्या? 3.6 से तो मल्टीप्लाई करना था। 6 चौक 24, यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए। ये रहा यूनिट डिजिट 4, सी ऑप्शन। खत्म सवाल। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल आसान सा डीआई। 4 सवाल मेरे हिसाब से 1 मिनट के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम आप समय लेते तो 1 मिनट में पूरा डीआई सॉल्व करके आगे बढ़ सकते थे। फ्री के नंबर हैं। ठीक, देखिए अगला डीआई आपके सामने पाई चार्ट, सिंपल सा, प्री का ही है, आपके पेपर का ही क्वेश्चंस।
देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैंने बोला कि गाइडलाइन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ टाइम टेकन बाय डिफरेंट प्रोसेस इन मेकिंग ए कार। कार बनाने में जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, गद्दी लगाने में, पहिया लगाने में, ढांचा बनाने में, तो उसमें जितना भी समय लगता है उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया इस पाई चार्ट में। और ये सामने सामने क्वेश्चन पूछा है। अब सिंपल सा, आप कुछ मत करिए, क्वेश्चन बनाना सॉल्व कीजिए इतना टाइम लगाने के बाद। टोटल टाइम कार को बनाने में 300 घंटे लगता है, तो टोटल टाइम टेकन इन पेंट एंड फ्रेम, तो पेंट एंड फ्रेम में टोटल समय कितना लगेगा, तो पेंट में 13%, फ्रेम में 22%, 13 + 22 35, ये होगा तुम्हारे 105। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, इतनी देर में आप आगे बढ़ सकते थे, क्योंकि 13 + 22 35, और 35 में मुझे एक नंबर दिखाई देता है 7। 7 एक प्राइम नंबर है, मतलब वही ऑप्शन पॉसिबल होगा जिसमें 7 छुपा हुआ, ना इसमें 7 है ना इसमें 7 है, एक ही ऑप्शन में 7 है और यही आंसर है। बोलो, आप ऐसे भी देख सकते हो कि टोटल कार बनाने में समय 100% लगेगा। 100% की वैल्यू 300 आवर, तो 1% की वैल्यू 3 आवर। अगर 1% के लिए 3 घंटे, तो 35% के लिए 105 घंटे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन, टाइम टेकन इन सीट्स इज 192 आवर। सीट्स में टोटल 192 समय लगता है, यानी कि 6% की वैल्यू 192, 6% के लिए 192 दे रखिए। इज द टाइम टेकन इन ग्लास, व्हाट इज द टाइम टेकन इन ग्लास, तो ग्लास में कितना समय लगेगा, 6% के लिए 192 है, तो 8% के लिए, अगर 6% के लिए 192 है तो 2% के लिए 64 है, यानी कि 192 + 64 कितना हो जाएगा, 256, 256। खत्म। देखिए सिंपल सा था, सवाल में कुछ है नहीं, ठीक है। 6% के लिए दे रखिए, 8% के लिए पूछिए। टोटल टाइम टेकन इन इंजन एंड टायर्स इज 127.5 आवर्स। इंजन और टायर में, तो इंजन में 40%, टायर में 11%, टोटल समय लगा 51%। 51% की वैल्यू दे रखी है 127.5 आवर्स। व्हाट द डिफरेंस इन टाइम बाय फ्रेम एंड ग्लास, तो फ्रेम और ग्लास के जो टाइम है उसमें कितना डिफरेंस, फ्रेम में 22%, ग्लास में 8%, तो डिफरेंस कितना है 14%। डिफरेंस कितना है, आप 14%, तो आपसे 14% की वैल्यू पूछी है। देखिए 14% की वैल्यू अगर आपसे पूछी है तो ध्यान से देखिए, ना तो ये होगा ऑप्शन ना ये ऑप्शन होगा, कि 14 में आपका नंबर छुपा होता है 7। 7 इज ए प्राइम नंबर। क्लियर है? सिंपल सी बात है, तो 7 जरूर होना चाहिए, क्योंकि 7 या 21 और 6, यहां भी 7 छुपा हुआ नहीं, आंसर हो गया सी ऑप्शन। खत्म। क्लियर है? तो आपको इस तरीके से भी सोचना, आप सॉल्व भी करोगे तो ही सेम चीज आएगी। आप यहाँ पे डिजिटल सम भी लगा सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो कि 51 दूनी 102, कितना बच गया 25, तो 2.5 चला गया। 14% के लिए 14 × 2.5, तो 28 + 7 35 आवर्स हो गया, सी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 15%। बीच में क्वेश्चन छूट गया क्या, आई थिंक बीच में एक सवाल आपका 1 और ये 2 और ये 3, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं छूटा। चलिए ठीक। 15% ऑफ टोटल टाइम इज स्पेंट ऑन क्वालिटी चेक एंड दिस टाइम इज इक्वली टेकन फ्रॉम ऑल अदर प्रोसेसेस, सो व्हाट विल बी द न्यू सेक्टोरियल एंगल मेड बाय टोटल टाइम ऑफ सीट्स एंड ग्लास। अब देखिए ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हर पाई चार्ट के सवाल में सेंट्रल एंगल का आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि कुल समय का 15% क्वालिटी चेक में दिया जाता है। कुल समय का 15% क्वालिटी चेक में दिया जाता है, तो मतलब जैसे ये अभी है, तो अभी क्या है कि हमने एक नया पाई चार्ट बनाएंगे, उसमें टोटल का जो 15% है वो हमने क्वालिटी चेक में दिया, ये 15%। तो ये 15% आएगा कहां से, ये जो 15% आया है जो हम टाइम दे रहे हैं क्वालिटी चेक के लिए, ये हर किसी में से इक्वल कट किया, मतलब यहां से भी 15%, यहां से भी 15%, यहां से सबसे 15% कट करके हमने 15% किस में दे दिया, क्वालिटी चेक में। तो बाकी बचा कुचा आपका 85% रह गया। यानी कि मैंने हर टाइम को 15% कट करके जो टोटल टाइम का 15% हमने किसको दे दिया, क्वालिटी चेक में दे दिया। तो अब जो नया पाई चार्ट बनेगा उसमें किसका पूछा है, सीट्स और ग्लास का सेक्टोरियल एंगल, सेंट्रल एंगल क्या होगा। देखिए मुझे पता चलेगा कि मैंने हर एक टाइम डिवीजन को 15% कट किया है, तो देखिए 6%, 8%, टोटल 14% हो गया। टोटल वैसे तो था कितना 14%, पर नए पाई चार्ट में इसकी वैल्यू 15% कम होकर कितनी हो जाएगी 0.85।
तो 14% का कितना हो जाएगा ये 0.85, 14 का 85%, इतने परसेंट वैल्यू रह जाएगी। लेकिन आपसे आंसर किसमें पूछा है? डिग्री में। तो अगर मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मुझे सभी को पता है कि इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3.6 से। जस्ट मुझे इसको 3.6 से मल्टीप्लाई करना, तो 14 इंटू 8.5 इंटू 3.6 डिग्री। बोलिए खत्म सवाल। सवाल इतना ही था भाई। टोटल 14% है, 15% मैंने कट कर लिया तो 85% रह गया 0.85। अब परसेंटेज में डिग्री में कन्वर्ट करना तो 3.6 से, क्योंकि 100% 360 के बराबर है, 1% जो इतने परसेंट को 3.6 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? अब मैं देखता हूं ऑप्शन पे, तो ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज ऑप्शन है। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे डिजिटल सम वगैरह लगाएंगे, यूनिट जिट लगाएंगे, वहीं पे मार्क आ जाएंगे, क्योंकि जो आंसर है वो एग्जैक्ट नहीं है, आंसर जो है आपका अप्रोक्सीमेट दिया हुआ है। आंसर जो है वो एग्जैक्ट है नहीं, आंसर अप्रोक्सीमेट है, तो ना यूनिट डिजिट लगेगा ना ही डिजिटल सम लगेगा। क्यों? क्योंकि मुझे 85 में एक नंबर दिखाई देता 17, क्या ये 17 से कटता है? ये नहीं कटता, ना ही ये कटता, क्योंकि 17 अगर आंसर एग्जैक्ट होता तो कोई ना कोई आंसर ऐसा होगा जो 17 से कटेगा। ये आंसर एग्जैक्ट है ही नहीं। क्लियर है? आप इसको पूरी मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। अब मल्टीप्लाई करना आपको आना ही चाहिए, क्या पता कहां पे जरूरत पड़ जाए, आप कहां पे फंस जाओ। क्लियर है? जैसे कि 14 पंजे 70 का 0, ये 7, 14 112 7 119, 11.9। देखिए सिंपल सा कितना समय लगा, 11.9। 11.9 की मल्टीप्लाई करनी है 3.6 में, तो कैसे करोगे? सबसे पहले 11.9 की 3 को 3.6 को ऐसे लिख दोगे ना, 3 + 0.6। सबसे पहले 11.9 की 3 में मल्टीप्लाई कर दो तो 35.7 आ गया। 35.7 जैसी है, ये ऑप्शन कट कर दो, 31.6 पॉसिबल नहीं है। अब 11.9 की 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 19 6 114, 6 कम 6, ठीक है, तो ये तुम्हारा 714 हो जाएगा। दशमलव लगा दो 2 अंकों बाद, तो 7.14 और प्लस कर दीजिए, तो 35 7 42.718, 42.84 डिग्री आएगा। अप्रोक्सीमेटली जो होगा बी ऑप्शन करेक्ट है, 42.8 डिग्री। बोलो, अरे सिंपल है कि नहीं? क्वेश्चन आपको आंसर जो है अप्रोक्सीमेटली भी दिए होते, तो अंधों की तरह मत करने लग जाना, पहले चेक कर लेना। क्या तुमको लगता है कि 14 गुणा 0.85 इंटू 3.6 इस टाइप से कभी पॉसिबल होगा? भाई यहां पे आप यूनिट जिट भी देखोगे तो ये आने का कोई स्कोप है नहीं। 6 8 और ये 8, ठीक है, क्लियर है? देखिए बहुत ज्यादा सिंपल सा था। गुणा करना, सबसे पहले 14 की 0.85 में मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 11.9 आया। 3.6 को ब्रेक किया 3 + 0.6 में, 11.9 की 3 में मल्टीप्लाई 35.7, 11 119 की 6 में, तो 100 + 6 600 हो गया, 19 + 6 114, 600 + 114 714 हो गया। 2 को बाद दशमलव 7.14, दोनों को ऐड किया 42.84 डिग्री, यानी कि बी ऑप्शन। क्लियर है? सिंपल सी। अगली डीआई देखेंगे। देखिए अगला सवाल है, बहुत सिंपल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्री के। लेकिन मैंने पहले ही बोला कि पाई चार्ट से क्वेश्चन हमेशा इजी बनते हैं, तो ये भी इजी ही है। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द रन्स स्कोर्ड बाय पुजारा अगेंस्ट टीम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो पुजारा एक क्रिकेट प्लेयर है, वो उसने क्रिकेट खेला है बहुत सारे देशों के खिलाफ, तो उसने जो भी रन स्कोर किए हैं अगेंस्ट इन कंट्रीज के, वो परसेंटेज में आपको बताए गए हैं। टोटल अगर उसने 100% रन बनाए तो 32% ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैं, 16% न्यूजीलैंड के खिलाफ, 8% बांग्लादेश के खिलाफ, इस टाइप से पूछे क्या? रन्स स्कोर्ड बाय पुजारा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इज मोर देन रन्स स्कोर्ड अगेंस्ट बांग्लादेश बाय व्हाट %? मतलब उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बांग्लादेश से कितने % ज्यादा रन स्कोर किए? मतलब अगर उसने बांग्लादेश में 8 रन बनाए हैं तो उसने साउथ अफ्रीका में कितने रन बनाए? 24। तो ये कितने? 3 गुना रन बनाए, 8 से 24, 3 गुना रन बनाए, यानी कि साउथ अफ्रीका में उसने 200% एक्स्ट्रा रन बनाए। खत्म सवाल। देखिए इतना ही सिंपल से, ज्यादा समय नहीं लगाना। अगर बांग्लादेश उसने 8 रन मारे हैं तो साउथ अफ्रीका में कितने मारे उसने? 24 रन, तो 3 गुना रन बनाए साउथ अफ्रीका में, 3 गुना, यानी कि कितना ज्यादा? 200% ज्यादा है। ठीक है, चले अगला देखेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन में दिया हो, पुजारा हैज स्कोर्ड 1875 रन इन टोटल। यदि पुजारा ने टोटल 1875 रन बनाए, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन रन स्कोर्ड बाय पुजारा इन साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड? तो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच, साउथ अफ्रीका के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उसने रन बनाए, उनके बीच का डिफरेंस क्या है?
देखिए टोटल रन पुजारा ने 1875 बनाए, यानी कि 100% के लिए 1875, तो 1% की वैल्यू कितनी, 18.75, ये 1% की वैल्यू है। आपसे पूछा साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो रन माने उनका डिफरेंस, तो उनका डिफरेंस एक्चुअली है क्या, 8%। तो अगर 1% की वैल्यू, ये आपसे 8% की वैल्यू पूछे तो गुणा क्या कर दोगे, 8। देखिए अब मैं जाऊंगा ऑप्शन पे, तो ऑप्शन काफी दूर दूर है, क्योंकि 18 144 और आंसर आपका 150 के आसपास होगा, ना ये पॉसिबल है ना ये, आंसर केवल एक ही है, फर्स्ट ऑप्शन। वैसे भी 18 144.75 इंटू 8 6, 144 प्लस 6 150 हो जाता है, खत्म। सवाल में कुछ है, कुछ भी तो नहीं है। तो ये आपकी डिफिकल्ट डीआई में से मानी जाती है प्री के पेपर में, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी डिफिकल्ट है। जैसे कि देखिए सेंट्रल एंगल का सवाल फिर से आ गया, तो सेंट्रल एंगल बोलेगा या फिर सेक्टोरियल एंगल वो बोलेगा, एक ही बात है। पाई चार्ट में एक सवाल उससे जरूर मिलेगा। व्हाट द सेक्टोरियल एंगल इन डिग्रीज मेड बाय द रन्स स्कोर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द गिवन चार्ट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने कितने रन बनाए, 32%। उसका सेक्टोरियल एंगल क्या है, 32%। मैंने कुछ भी नहीं करना, 3.6 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए दशमलव एक ही अंक बाद आएगा, ऑप्शन में एक ही अंक बाद दशमलव दे रखा है, 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट 2, केवल एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 है, यही आंसर है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट नहीं है, एग्जैक्ट है, क्योंकि एक ही पॉइंट, एक ही अंक बाद दशमलव आएगा, सब में एक ही अंक बाद दशमलव है, ठीक है। चाहे तो कर भी सकते, 36 दूनी 72 कर दो, 36 से 108 7 115, 115.2, खत्म, सिंपल सा था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला, व्हाट शुड बी द लीस्ट नंबर ऑफ रन्स दैट पुजारा मस्ट हैव स्कोर्ड इन टोटल, रन्स कैन ओनली बी इंटीजर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट फंस सकते हैं। तो ये है अच्छा सवाल, जोर से समझना। देखिए कभी आपने रन ऐसे सुने कि उसने 2.5 रन बनाए, उसने 3.5 रन बनाया, उसने 3.4 रन बनाए। रन हमेशा इंटीजर में होते हैं, 2 रन 3 रन 4 रन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे ये पूछा जा रहा है कि पुजारा द्वारा बनाए गए कुल रनों का मान कम से कम कितना होना चाहिए, कि टोटल पुजारा ने कम से कम कितने रन बनाए होंगे। व्हाट शुड बी द लीस्ट नंबर ऑफ रन्स दैट पुजारा मस्ट हैव स्कोर्ड इन टोटल। लीस्ट नंबर ऑफ रन पुजारा ने कितने बनाए हैं, ये आपसे पूछा, लीस्ट नंबर ऑफ रन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले तो मैं डाटा को देखूंगा, फिर मैं ऑप्शन को देखूंगा। तो मैं ऑप्शन देखते ही मार्क कर दूंगा 25। क्लियर है, लीस्ट नंबर ऑफ रन पुजारा ने 25 बनाए होंगे। भैया अगर टोटल रन उसने 25 बनाए तो मुझे बताइए, जैसे 32% है, 32% का मतलब क्या हो जाएगा, 32 गुणा 1/100। अगर देखिए टोटल उसने 25 रन बनाए, तो 25 का अगर मैं 32% निकालू, देखिए परसेंट 25/100 यानी कि 1/4, यानी कितना आ जाएगा, 8। ये रन 8 है, इंटीजर आ रहा है। देखिए 16%, अगर 32% के लिए 8 है तो 16% की वैल्यू 4 होगी, ये बात आप समझते हो। अगर 16% के लिए 4 है तो 8% की वैल्यू 2 होगी, आप समझते हो। अगर 8% की वैल्यू 2 है, दोनों तरफ 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20% की वैल्यू 5 होगी। अगर 8% के लिए 2 है तो 4% के लिए 1 है तो 24% के लिए 6 होगी। 6 5 11 तो 13, 4 17, 17 प्लस 8 25। हर कोई रन हर देश से खिलाफ इंटीजर आया है, ये भी 8 इंटीजर, ये भी 4 इंटीजर, ये भी 2 इंटीजर, ये भी 5 इंटीजर, ये भी 6 इंटीजर। हर एक रन इंटीजर में आया हर एक देश के खिलाफ, यानी कि मिनिमम से मिनिमम 25 रन तो होने चाहिए। आप 25 से कोई भी छोटा नंबर लीजिए, 20 21, ये सब किस में चला जाएगा, पॉइंट में चला जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली अच्छी बात ये थी कि 24 20 16 और 32 सभी में 4 छिपा हुआ था। सभी में क्या था, 4 छुपा हुआ था। हर किसी नंबर में 4 छुपा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे गौर से देखिए तो हर नंबर में आपका 4 छुपा है, 24 में, 20 में, 8 में, 16 में, 32 में। तो अगर आप 4% है, सपोज ये जो जितने भी नंबर लिखे k इंटू 4% है, 4% इंटू समथिंग है, k इंटू 4%, k भी एक इंटीजर है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं k इंटू 4%, 4% को आप ऐसे लिख सकते हो 4/100। 4/100 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/25, तो ये आएगा। तो अगर वो एटलीस्ट 25 रन बनाएगा तो देखिए 25 से 25 कट जाएगा, सारी की सारी वैल्यू किस में आ जाएंगी, इंटीजर में आ जाएंगी। अरे समझे कि नहीं, तो आपको इस तरीके से सोचना था। वैसे आपने ऑप्शन से भी उठाया तो भी इजीली हो गया, मेथड से भी उठाओगे तो भी। भाई यहाँ पे 24 20 32 16 8 सभी नंबर में 4 छुपा हुआ है। ये जो जितने भी नंबर दिख रहे हैं, जितने भी परसेंटेजेस है, k इंटू 4% है। 4% का मतलब कितना होता है, 1/25,
यानी कि अगर उसने टोटल रन 25 बनाए होंगे तो 25 से गुणा करोगे तो के, यानी कि हर देश के खिलाफ जो रन है वो इंटीजर बन जाएंगे। तो मिनिमम कितने रन बनाए उसने? 25 टोटल। क्लियर? देखिए ये अगली डीआई है और ये थोड़े अच्छे लेवल की है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको डबल पाई चार्ट दिखाई दे रहा है, और जहां भी स्टूडेंट को डबल पाई चार्ट और परसेंटेज में डाटा दिखाई दे जाता है वो घबरा जाते हैं, जबकि घबराने वाली बात ऐसी कुछ है नहीं। मैं आपको सिंपल सा बताऊंगा, बहुत प्यार से तमीज के साथ देखना, आपके पेपर की ही डीआई है। द पाई चार्ट 1, ये पाई चार्ट 1 है, पाई चार्ट 2 है। गिवन बिलो शोज द सेग्रीगेशन ऑफ 4, और ये जीरोस लगी हुई है, इतने स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स हु हैव फिल्ड द फॉर्म ऑफ एन एग्जामिनेशन। तो ये जो है, ये जो पाई चार्ट 1 है, ये दिखाता है उन स्टूडेंट्स का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन जिन्होंने फॉर्म फिल किया। टोटल इतने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया, जिसमें से 18% बीटेक है, 21% बीकॉम है, 70% एमबीबीएस है, और 20% बीए ने फॉर्म फिल किया, 8% एमबीबी में, और अदर 16%। ठीक है। पाई चार्ट 2 shows the segregation of 3, 5, और ये आपके इतने स्टूडेंट्स, इतने कैंडिडेट हैं who were present in the examination, जो एग्जाम में प्रेजेंट थे। और ये जो पाई चार्ट 2 है, टोटल इतने स्टूडेंट्स में से कितने एग्जाम में प्रेजेंट है उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि अगर टोटल फॉर्म जितने भी स्टूडेंट्स ने भरा है उसमें से टोटल जो प्रेजेंट है वो आपके इतने हैं, और उसमें से आपका 22% बीकॉम में प्रेजेंट थे, 14% एमबीबीएस में, बीए में 22%, एमबीए में 9%, अदर में 14% और बीटेक में 19%। ये प्रेजेंट स्टूडेंट को बताता है। दोनों पूछा क्या, सेग्रीगेशन इन बोथ पाई चार्ट हैज बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। ठीक है, आपको सभी को समझ में? तो दो पाई चार्ट अलग अलग डाटा का बता रहे हैं, ये जिन्होंने फॉर्म फिल किया है और ये जिन्होंने क्या है तुम्हारा एग्जाम में जो प्रेजेंट रहे। तो टोटल फॉर्म फिल किया 4, ये आप जीरोस हटा दीजिए, ये जीरोस हटा दीजिए, जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ जीरोस, 1 2 3 4 5 जीरो मैं हटा देता हूँ, यहाँ से भी मैं आपकी 5 जीरो हटा देता हूँ। ठीक है ना, मैं बस इस पे कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सिंपल सा है, डाटा आपने पढ़ लिया। 18% ऑफ एमबीबीएस कैंडिडेट who have filled the form are from XYZ university, then how many MBBS candidate from XYZ university have filled the form? ठीक है, यदि आवेदन पत्र भरने वाले MBBS के छात्रों में से 18% छात्र विश्वविद्यालय से हैं, ठीक है, तो XYZ विश्वविद्यालय से MBBS के कितने छात्रों ने आवेदन पत्र भरा होगा? तो यहाँ पे केवल फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट के बारे में बात कर रहा है, मतलब मुझे केवल और केवल ये वाला पाई चार्ट यूज करना है। अच्छा, टोटल जो यहाँ पे स्टूडेंट्स है वो मैंने ये देखो 5 जीरो हटा लिए, मैं उनको बाद में चिपका दूंगा। टोटल स्टूडेंट्स देखिए भैया, मैंने ये मान ली 400 टोटल स्टूडेंट्स ये हैं, सिंपल सा। अब इसमें से बात कर रहे हैं हम एमबीबीएस, तो एमबीबीएस में कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया? 17। तो 400 का 17% यानी कि इंटू 17, ये हो गया। क्लियर है? सिंपल सी बात, इतने स्टूडेंट्स ने एमबीए का फॉर्म फिल किया है, और 4 into 17 स्टूडेंट ने एमबीए का फॉर्म फिल किया है, और उसमें से भी 18%, मतलब इसका भी 18% यानी कि 0.18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपके XYZ विश्वविद्यालय से। तो XYZ विश्वविद्यालय से टोटल कितने स्टूडेंट हैं? तो आपको सिंपल सा ये क्या करना है, ये यहां पे सिंपल सी मल्टीप्लाई करनी और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखिए मेरे पास यहां पर A B C D 4 ऑप्शन है। अगर आप दिमाग लगाओ, 4 सत्ते 28 और 8 मट्टू 64, और आंसर का यूनिट डिजिट 4 हो गया। तो यहाँ पे देखो 144 आने का तो कोई मतलब है नहीं भाई, यहाँ पे इन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई करके 144 आने का कोई स्कोप नहीं है। और 4 सत्ते 28, 8 मट्टू 64, तो आंसर का यूनिट डिजिट तुम्हारा 4 होगा, यानी कि ये जो सेकंड ऑप्शन है यही तुम्हारा पॉसिबल है। तो आप थोड़ा सा रिस्क लेके कि नन ऑफ दिस पॉसिबल नहीं होगा आगे बढ़ सकते हो, लेकिन हो सकता है कि रिस्क की वजह से सवाल गड़बड़ भी हो जाए। तो आपको कैलकुलेट भी करना आना चाहिए कि 17 चौका 68 इंटू 0.18 करोगे तो 18 8 140 का 4 आंसर लगे 14, 18 6 108, और 108 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 122। यस, यानी कि यही जो है मेरा ये जो सेकंड ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट आंसर था। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सवाल एकदम वर्बली सॉल्व हो जाएगा। टोटल 4 मान लीजिए, 4 का 70%, सीधी कुछ मत कीजिए, परसेंटेज वगैरह सब कुछ हटाइए। 4 दिखा इंटू 17 इंटू 18, देखिए सिंपल सा। 144 आने का कोई स्कोप नहीं, ये तुरंत हटा दीजिए। यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 आने का कोई स्कोप नहीं है। 4 7 चौक 28, 8 मट्टू 64, 4, एक ही ऑप्शन में यही आंसर है। क्लियर है? बस इतना सा समय लगाना था आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगला सवाल भी मैं दिखाऊंगा आपको,
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सरल है, ठीक है, काफी ज्यादा सरल क्वेश्चन है, दिखाएंगे इसको। चलिए क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस इन द बीटेक हु हैव फिल्ड द फॉर्म एंड एमबीएज हु वर प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन। अच्छा, बीटेक के लिए आवेदन पत्र भरने वाले छात्रों की संख्या तथा एमबीए परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या में शुद्ध अंतर कितना है। अब देखिए गौर से सुनिए, अगर सपोज ये तुम्हारे 4 है तो बीटेक भरने वाले जो स्टूडेंट हैं वो कितने होंगे तुम्हारे 18%, यानी कि 4 का 18%। मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेट ही नहीं करना, 4 का 18% ये हो गया 4 गुणा 18, मैंने ऐसे लिख दिया। फिर आगे क्या बोला, एमबीए परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या। देखिए टोटल जो है ये 4 है, मुझे यहां पे क्या दिखता है, नंबर 35 दिखता है। नंबर क्या दिखता है मुझे, 35। मतलब अगर मैंने 40 मान लिया तो ऐसा कर लेते हैं, ये 35 है। मतलब कि अगर टोटल तुम्हारे 40 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया तो 40 का जो बीटेक है वो कितना 18, 40 में से प्रेजेंट कितने तुम्हारे 35, रेशियो ले लिया मैंने सीधा। अब इस 35 में से जो तुम्हारे एमबीए में प्रेजेंट रहे वो 35 का कितना है, 9। अब इसका क्या पूछा आपसे, डिफरेंस पूछा है। अब देखिए सवाल बहुत ज्यादा इजी, मुझे यहां पे दिखाई देता है नंबर 18, मुझे यहां पे दिखाई देता है नंबर 9। आंसर जो भी होगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। यहां पे 18 और 9 दोनों ही जगह 9 छुपा हुआ है। आंसर जो भी होगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 9 से डिविजिबल नहीं है, ना ही ये 9 से डिविजिबल है। 5 4 9 ये 9 से डिविजिबल है, ना ही ये 9 से डिविजिबल है। आंसर आ गया सी ऑप्शन। तो मुझे एग्जैक्ट गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे डिजिटल सम भी निकालोगे तो भी सेम ही बात है, क्योंकि 8 + 1 9, 9 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे डिजिटल सम 9, इसका भी डिजिटल सम 9, डिफरेंस का भी डिजिटल सम 9। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 9 है। खत्म सवाल, ठीक है। तो आपने किया क्या, आपने कुछ भी नहीं किया। 4 × 18, तो यहाँ पे 18 में मुझे 9 दिखाई दिया। 35 × 9 यहाँ भी 9 दिखाई दिया, यानी कि जो भी डिफरेंस होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। केवल एक ही ऑप्शन 9 से डिविजिबल है और यही आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक, चलिए अगला सवाल देखेंगे। ओके, जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ये आपका 45% है। ये जो है आपका, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये आपका 45% है। ठीक है, ठीक, चलिए अब देखिए गौर से समझेंगे। सवाल ये बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से समझिए। दिया हुआ है 50% ऑफ अदर्स हु हैव फिल्ड द फॉर्म आर बी आर्क। मतलब अदर यहां पे आपको दिखाई दे रहा है 16%, जितने भी स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया उसका 16% क्या है, आपके बी आर्क वाले हैं। एंड 45% ऑफ अदर हु आर प्रेजेंट इन द एग्जाम आर बी आर्क। और जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम में प्रेजेंट रहे हैं उनमें जो अदर वाले हैं, अदर का 45% क्या है, बी आर्क के स्टूडेंट है। हाउ मेनी बी आर्क कैंडिडेट डिड नॉट गिव द एग्जाम, तो कितने बी आर्क कैंडिडेट ने एग्जाम नहीं दिया। आपको क्वेश्चन समझ में आया, आपको कुछ भी समझ में आया, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है उसमें अदर कैटेगरी की जो स्टूडेंट है उसका 50% स्टूडेंट क्या है, बी आर्क है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट एग्जाम में प्रेजेंट रहे उसमें अदर कैटेगरी की जो स्टूडेंट है उसका 45% बी आर्क वाले। तो कितने बी आर्क वाले कैंडिडेट एब्सेंट हैं, तो टोटल फॉर्म फिल करने वाले कैंडिडेट में से अगर मैं माइनस कर दूंगा बी आर्क के प्रेजेंट कैंडिडेट तो बी आर्क के एब्सेंट कैंडिडेट आ जाएंगे। क्लियर है। अब सबसे पहले मैं जाऊंगा ऑप्शन पे देखूं तो ऑप्शन में यहां पे देखिए डिजिटल सम तुम्हारा 5 है, यहाँ पे देखिए तुम्हारा 6 8 6 14 5 19, यहाँ पे डिजिटल सम तुम्हारा 1 है, यहाँ पे डिजिटल सम 7 है, यहाँ पे डिजिटल सम 7 5 12 और 6 18, यहाँ पे डिजिटल सम आपका 9 है। ठीक है, तो हर एक ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है, तो मैं यहाँ पे इसको डिजिटल सम से भी बना सकता हूं। अब जरा गौर से सुनिए, सिंपल सा। टोटल कैंडिडेट है इतने, अदर है 16%, 16 का भी 50% यानी कि 8 हो गया। तो 4 का 8% निकालोगे तो 4 × 8, ऐसे कर दो सीधी सीधी मल्टीप्लाई। मैंने बोला है कि परसेंटेज 0 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम केवल यहाँ पे डिजिटल सम निकाल रहे हैं। ये क्या है, 4 है। ये टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट कितने, अदर में टोटल प्रेजेंट है 16%, 16% का भी 50% कितना हो गया, 8%। तो 4 का 8% निकालना तो सीधा सीधा 4 × 8 कर दिया। ठीक है, अब
अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये टोटल कितना दिखाई दे रहा है, जो आपके प्रेजेंट है 35 डिजिटल सम कितना होगा तुम्हारा, 5 और 3 8 हो गया, 8 हो गया डिजिटल सम। अब अदर जो है, अदर कितने तुम्हारे 14%, अदर कितने 14 का डिजिटल सम कितना हो गया तुम्हारा 5 हो गया। अब उसमें से तुम्हारे, उसमें से भी बी आर के कितने प्रेजेंट है 45 का डिजिटल सम कितना हो गया 9 हो गया।